Hello achievers, welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. First of all, sorry for being late. GS1 इसमें मेरे साथ एक मेजर प्रॉब्लम होती थी, इसके नोट्स शॉर्ट एंड क्रिस्प बनते ही नहीं थे. इसमें वेरियस सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हैं, हिस्ट्री के अंदर 3-4 और पार्ट्स इंक्लूड है, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो सब देखेंगे. ठीक है. ओके, यहाँ पे पार्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि आई विल कवर इट इन 2 पार्ट्स. सब कुछ करना है, अच्छे तरीके से समझ के करेंगे तो इट विल बी बेटर. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं. फर्स्टली स्माइल एंड चिल मारो. रिलैक्स करके पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी आएगी. और वैसे भी यूपीएससी वालों को मैंने कम ही हंसते देखा है, तो खुश रहो. GS1 250 मार्क्स का है. फर्स्ट जीएस पेपर. ओके, अब देखो, पहला जीएस पेपर है, ये जैसा भी अटैम्प्ट करो, ये अच्छा जाएगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. सब्सिक्वेंटली GS2, 3, 4 एंड ऑप्शनल पेपर ये अच्छे जाएंगे. यही बुरा गया तो इट विल क्रिएट अ टर्बुलेंट सिचुएशन फॉर यू. ठीक है. इस बार इस वीडियो में पार्ट 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री देख लेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी. आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी को बाद में देखेंगे, इसके लिए स्पेसिफिक फोकस चाहिए, वो देख लेंगे बाद में. GS1 में व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव फेस्ड. आई रेड एवरीथिंग बट नो नोट्स थे ही नहीं, नोट्स बनते ही नहीं थे, समझ नहीं आता था आर्ट एंड कल्चर के बनाने कहाँ से है, इंडियन सोसाइटी कहाँ से करें, ये वो कुछ सब कुछ. नोट्स होते हैं शॉर्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आपकी उसके बीच में एग्जाम्पल्स हों, आपके पास एडिक्वेट इंट्रोज हों, कंक्लूजन्स हों, बीच में लिखने के लिए मैटर हो, एग्जाम्पल डायग्राम्स अगर ज़रूरत है तो वो सब हो. इश्यूज़ इन लर्निंग. अब नोट्स नहीं है तो लर्निंग में भी इशू आता है ना, कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं होता, बुक्स से बार बार कितना ही पढ़ लोगे. हिस्ट्री स्पेशली एज फार एज हिस्ट्री इज़ कंसर्न, वहाँ पे डेट्स, टाइमलाइंस, ये वो सबके इशूज़ रहते हैं. अब याद नहीं है तो आंसर राइटिंग में भी प्रॉब्लम आती है, तो इट इज़ अ सब्सिक्वेंट चेन ऑफ इवेंट्स. ठीक है. सोर्स इशू नहीं है, सोर्स वही स्टैंडर्ड इशू हम फॉलो करेंगे. फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे. यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सॉल्यूशंस आई हैव ऑप्टेड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. देखते हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज ही हैं, स्पेक्ट्रम से ही पढ़ना है. प्री के लिए हमने पढ़ा हुआ है, प्री में हमने टाइमलाइंस देखी हैं, प्री वाली एग्जांपल्स दे सकते हैं. प्री का बहुत काम, लेट मी टेल यू, GS1 में प्री इज़ गोना बी हेल्पिंग यू वेरी वेरी अब्रप्टली, वेरी स्ट्रांगली. इट विल ऑगमेंट योर आंसर्स. टाइमलाइंस, एग्जांपल्स प्री वगैरह वाला हो जाएगा. इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो हर एक चैप्टर के पीछे समरी दी होती है ना, वो कर लेना, वो बहुत ज़रूरी होती है. ये समरी में से सब कुछ हो जाता है, टाइमलाइंस और एग्जांपल्स, ये सब कुछ लिखा हुआ है उस समरी में. ठीक है. हाँ, मैंने क्या किया था, स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड इंट्रोज और कंक्लूजन्स डिराइव कर ली थी. कहाँ से? मॉडल आंसर्स वगैरह मैंने देखे थे, उसमें से रिक्वायर्ड जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, 1857 रिवोल्ट, ये PYQs इस पे आए हुए हैं सभी पे. तो इसके लिए इसके ऊपर मैंने अच्छी चीज़ें लिख ली. फॉर एग्जांपल ये जैसे टाइमलाइन है, ये एक पेज के ऊपर सारी टाइमलाइन मैंने लिख ली. 1885 में फॉर्मेशन हुई, 1947 में माउंट बेटन, ये लाइन वाइज जा रहा है ऐसे ये. ठीक है. यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है अगस्त ऑफर के बाद, टाइमलाइंस यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है. ठीक है. तो यहाँ से तो याद हो जाता था. ये इंट्रोज और कंक्लूजन के अलावा मैंने ऐसी कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें प्रिपेयर कर रखी थी विच इज़ गोना बी हेल्पिंग मी वेरी स्ट्रांगली. फॉर एग्जांपल ये सिविल अपराइजिंग के ऊपर मान लो क्वेश्चन आ गया, मैंने सिर्फ इंडिया का मैप बनाया, उसके ऊपर मैप के ऊपर ही ऐसे ऐसे लिख लिया कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ताकि इसकी लोकेशन याद रहे. बाकी सब तो पता ही है, स्टैंडर्ड कॉजेज ही हैं. पीजन मूवमेंट्स, अब पीजन मूवमेंट्स यहाँ पे ये देख लिया. यहाँ पे मैंने बरदौली सत्याग्रह, दक्कन रिवोल्ट वगैरह लिख दिया था, बट बाद में आई रियलाइज़ कि दीज आर आफ्टर 1857. यहाँ पे हम बिफोर 1857 की बात कर रहे थे, तो ये मैंने काट दिया. ये आई केम अप विद दिस. ट्राइबल रिवोल्ट हो गया, ये रहे नॉर्थ ईस्ट के, और ये रहे सिपॉय म्यूटनी, ये रहे रिफॉर्म मूवमेंट्स वेस्टर्न इंडिया के ये सारे, सदर्न इंडिया के ये सारे, ये रहे. वहाँ पे पॉइंट्स चाहिए ना लिखने के लिए. अब देखो राजा राममोहन रॉय ब्रह्म समाज पे क्वेश्चन आ गया, तो क्या नहीं लिख सकते उसके ऊपर आप एक पैरा लिख सकते हो? ऑब्वियसली. ये सारे हिंदूज़ के बीच में है, मुस्लिम्स वाले ये रहे, इसमें से कौन से रिवाइवलिस्ट है, कौन से रिफॉर्मिस्ट हैं और लिबरल है, वो लिख लिया बस, शॉर्ट फॉर्म. अब देखो, इसके अलावा मुझे पता है कि डिफरेंसेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं. गांधी जी और बॉस का डिफरेंस, ये थोड़ा लिखा उनके बारे में, रिलेशनशिप और वो समझाया, सिमिलैरिटीज़, ये डिफरेंसेस हैं, ये कंक्लूजन है. गांधी और नेहरू पे लिख लिया सिमिलरिटी, गांधी और अंबेडकर पे लिख लिया. इसके अगले पेज के पे गांधी जी और टैगोर जी के बीच में भी था. तो ये स्टैंडर्ड चीज़ जो मुझे पता कि आ सकती हैं वो उसके बना लिए. अब डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस के ये जो बेसिस हैं ये भी मैं लिखता था. अगर यहाँ पे नहीं लिखूँगा तो वहाँ पे आंसर में नहीं लिख पाऊँगा, तो ये भी मैंने वहीं पे लिख लिए बस. अब ये मैंने कुछ सैम्पल्स, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ो.
उसके बाद ये इंट्रो है। लिनलिथ को ने बोला कि बाय फार द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस 1857 एंड सम कॉल इट स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म में। ये बीच में मैटर ये सब याद रहता है, सिंपल स्पेक्ट्रम पढ़िए तो ये बाद में कंक्लूजन। ज्ञानेंद्र पांडे जी ने बोला कि गांधी वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द मूवमेंट ओवर विच ही हैड लिटिल कमांड। लीडर थे बट लिटिल कमांड थी उनकी। अगला कंक्लूजन, अब ये मैंने क्यों लिखा है और ये मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ। चाहे कंक्लूजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो बट लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका देख लो। हैड दिस आइडिया बीन एम्ब्रेस्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस स्टार्टेड अर्लियर, थिंग्स वुड हैव लाइकली बीन कंसिडर्ड सिंपलर एंड सब्सिक्वेंट चेन ऑफ इवेंट्स मे बी अवॉइडेड। फॉर्मल लग रहा है ना, स्टार्ट देखो, हैड दिस आइडिया बीन एम्ब्रेस्ड, फॉर्मल इंग्लिश है। रॉयल इंडियन नेवी करो कंक्लूजन, म्यूटनी वॉज द फाइनल नेल इन द कॉफिन, ये वो। इतना ही किया था मैंने, मेरे कुछ 12-13 पेजेस में वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स वगैरह सब कंप्लीट थे। वर्ल्ड हिस्ट्री, अच्छा ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने बनाए थे, सिर्फ यही है, ये और आर्ट एंड कल्चर, ये दोनों मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाए थे, बाकी सारे मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री हमने हमेशा कहते हुए सुना है कि श्रेयांश कुमार सर के नोट्स पढ़ लो, ऑल इंडिया रैंक 4 थे, मैंने भी वहीं से किया है। 12-13 पेजेस के नोट्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है, ये समझ नहीं आते, इतने क्रिस्प हैं। इसको साइड पे रखो, अभी समझना कैसे है, करना कैसे, कोई भी एक सोर्स उठा लो, चाहे वो आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो। आपको टॉपिक रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्या करो, पीवाईक्यूज देखो, सिलेबस देखो, कहाँ पे गया सिलेबस, वर्ल्ड हिस्ट्री स्पेशली यहाँ पे मेंशन्ड है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स 1 और 2, ठीक है, रीड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एट्सेट्रा, फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, ये सब कुछ आ गया। इस सब के ऊपर एक एक पेज के नोट्स बना लो, दिखाता हूँ और कैसे। देखो, टॉपिक उठाओ, टॉपिक उठा लिया, सबके ऊपर एक एक पेज के नोट्स बनाने हैं। अब टॉपिक उठा लिया आपने, उस सोर्स में से ये टॉपिक पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, आपके कोचिंग के नोट्स में से या एनसीईआरटी में से आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ लिया, आपको समझ आ गया। अब इसके साथ आपने जो श्रेयांश कुमार सर के नोट्स हैं उसमें से वो टॉपिक देख लिया, रशियन रेवोल्यूशन वाला, देख लिया कि उन्होंने नोट्स किस तरीके से बनाए हैं, कि उसका इम्पैक्ट लिखा है और क्या उसके कॉजेज़ लिखे हैं। उसी फॉर्मेट में आप भी एक पेज में उसे डिवाइड कर लो कि यहाँ पे कॉजेज़, यहाँ पे इम्पैक्ट, यहाँ पे छोटा सा कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे अपने अपने पॉइंट्स लिख लो जो बुक में से उठा के लिखे हैं, या इन्हीं वाले लिख लो। अल्टीमेटली एंड में जब आप रशियन रेवोल्यूशन पढ़ोगे, खुद के नोट्स में से समझ आ जाएगा। दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे ये देखो, मैंने नीचे ये बना के भी दिखाया, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट को। रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सो ऑन, स्टडी फ्रॉम द सोर्स, टेक रेफरेंस फ्रॉम द श्रेयांश नोट्स एंड एक्सप्लेन देयर ऑन द नोट्स अबाउट एनीथिंग यू हैव नॉट अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल जापानीज़ रेवोल्यूशन में मुझे मेजीज़ पता नहीं था क्या होता है, वहाँ पे नोट्स में लिखा था कि मेजी रिस्टोरेशन, मेजी है क्या, वो मुझे नोट्स में से पता लगा कि मेजी वॉज द डायनेस्टी, ठीक है, प्रॉपर एम्पायर था वो। रेड फ्रॉम द सोर्स एंड रिटन देयर रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, 1-2 पेजेस में, मैक्सिमम 2 पेजेस, स्पेशली दोज टॉपिक्स जो हैवी टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड वॉर वाले, कलोनियलिज्म वाले। मैं क्या करता था, अब इसको करने का एक सही तरीका, 10-12 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतने ही टॉपिक्स हैं। रूटीन में अपना जो काम कर रहे हो वो करते रहो, शाम को 1 से 2 घंटे रोज़ एक टॉपिक को दे दो, 10-12 ही टॉपिक है, हो जाएंगे 12-13 दिन में, 2 हफ्ते में हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इम्पेरियलिज्म के ऊपर मैंने ये लिखी इंट्रो, मतलब लिखा, थोड़ी कंपोनेंट्स लिखी, इम्पेरियलिज्म और कलोनियलिज्म सिलेबस में मेंशन्ड है, इन दोनों का डिफरेंसेस देख लिए, ये उसके बेसिस हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स आ गई, ये कंक्लूजन आ गया, ख़त्म है ना। अब इससे ज़्यादा क्या करूँ मैं। और नाजिज्म, फासिज्म समझ लिया, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये किसने एडवेंट की, ये इसका क्या हुआ, डिफरेंसेस, बेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलैरिटीज़, वाई राइज इन द नाजीज़, वाई राइज इन द फासिस्ट, हो गया, एक पेज पे ख़त्म। और बहुत टाइटी सा भी नहीं लग रहा, देखो बिल्कुल अनटाइडी नहीं लग रहा, बीच में जगह भी है खाली। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, हाँ ऐसे करना है, ऊपर छोटी छोटी चीज़ें ऊपर से करो, बहुत ज़्यादा धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा ओवर थिंक करोगे उतना ज़्यादा परेशान होगे, कोई फ़ायदा नहीं है इतना। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, अब इसके साथ ये प्रॉब्लम क्या है कि दीज आर वेरी पैटी सब्जेक्ट्स। पिछले 2013 में इसका सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सिलेबस में मेंशन है पर क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए, तो स्टैंडर्ड टॉपिक है, हम छोड़ भी नहीं सकते। तो अब क्या है, छोड़ भी नहीं सकते, और राइट वे क्या है वो भी देख लेते हैं।
टॉपिक्स को रिकॉग्नाइज कर लो, PYQs देख लो, सिलेबस देख लो। एक मिनट, PYQs देख लें कहाँ पे है, मैंने भी अभी खोला बहुत टाइम बाद, मुझे पता नहीं। हाँ 2013 ये सिलेबस ये सब बदल गया। अब देखो ये 2 टॉपिक्स आए हैं, प्रिंसली स्टेट्स की कंसोलिडेशन और इंटीग्रेशन, ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन कंसोलिडेशन। अब इसमें से और टॉपिक्स रिकॉग्नाइज कर लो जो फेमस इवेंट्स हुए हैं पोस्ट 1947। फॉर एग्जांपल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स कंसोलिडेशन आफ्टर 1947, ग्रीन रेवोल्यूशन हमें पता है, लैंड रिफॉर्म्स पता है, 1991 रिफॉर्म्स पता है, पर ये सारे तो इकोनॉमी में कवर हो जाते हैं ना। मेरा तो सारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ऑप्शनल में कवर हो जाता, तो मैंने तो इसके लिए कुछ किया ही नहीं है। मेरे नोट्स देखोगे, ये मेरे कंप्लीट नोट्स हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए। बस क्या एक और सवा पेज का नोट है, एक पेज ये, 33% ऑफ 1 पेज इज़ दिस। एक मैंने ये लिख लिया, ये मुझे आता था, मैं क्या ही करता, थोड़ा बहुत ऊपर से लिख लिया कि बस ये टॉपिक है, ये मूवमेंट है, ईयर है, उत्तराखंड में हुआ, टॉपिक मूवमेंट यहाँ पे हुआ, बस। ये क्वेश्चन मॉडल आंसर मुझे दिख गया था तो मैंने वो लिख लिया बस। मेरे ऑप्शनल में था और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं करता यार, सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, इतना कर लो कि लिखने जितना आ जाए बस। वो एनालिटिकल कैपेसिटी है, वो आंसर राइटिंग से डेवलप हो जाएगी। इंडियन सोसाइटी सिंपल है, मेरा भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो इसलिए ये भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था, कवर हो जाता था। किसी भी PDF और सोर्स को उठाओ, किसी भी इंस्टीट्यूशन के, वहाँ से स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ लो, सारा PDF पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें ना PYQs भी मत देखना चाहे, सॉल्व करने के लिए वो प्रैक्टिस के लिए रख लो, PYQs एज अ रेफरेंस मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कीप योर प्रिपरेशन सिंपलर, उससे भी हो जाता है। जस्ट प्रिपेयर स्टैंडर्ड टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल फैमिली, ग्लोबलाइजेशन है उसमें सिलेबस में। सिलेबस देखो ना यार, सीधा लिखा हुआ है, कहाँ पे गया, वर्ल्ड हिस्ट्री इंडियन सोसाइटी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। कितना क्लियरली लिखा है, जितना लिखा है उतना ही कर लो बस। अब देखो ये में ना, ये 5 पेजेस हैं, ये सारे मेरे कंप्लीट नोट्स हैं सोसाइटी के, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं लिखा। सोसाइटी, इसके ऊपर एक कोट, फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये डायग्राम्स बनाए, फैक्टर्स, थ्रेटनिंग, उसके बाद मैरिज के ऊपर आ गया, लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, फैमिली के ऊपर चेंजेस इन स्ट्रक्चरल चेंजेस, फंक्शनल चेंजेस, ये नेटफ्लिक्स एंड चिल, ये वो सब लिखा। कम्युनलिज्म पे आगे, रीजनलिज्म पे आगे, उसके कॉजेज़ वगैरह लिखे, आगे बढ़ो। फैक्टर्स ऑफ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये वो कंक्लूजन लिख लिया। सेक्युलरिज्म, कंक्लूजन देखो अब क्या था, रीजनलिज्म शुड नॉट ऑलवेज बी सीन एज अ क्राइसिस ऑफ यूनिटी बट एज अ क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, हैंस प्रमोट अकल्चरेशन, बैलेंस्ड ग्रोथ, डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेक्युलरिज्म पे आ गया, सिमिलरली केस लिखा, शिरूर मुत्त केस, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न मॉडल, उसके डिफरेंसेस समझाए, बेसिस हैं, इंडियन मॉडल ये कंक्लूड कर दिया बस। फिर टॉपिक्स, वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वे फॉरवर्ड, डायग्राम, ये आइडियाज़ ही मिलते हैं, डायग्राम मिल गया, वे अहेड के लिए डायग्राम आइडिया मिल गया। 3R, रिकॉग्नाइज, रिड्यूस, रीडिस्ट्रीब्यूट। रिकॉग्नाइज ये करो, रिड्यूस ये करो, रीडिस्ट्रीब्यूट ये करो। इसमें से अब सारे याद नहीं रहेंगे, एक एक भी लिख दो तो बात बन गई, अच्छी कंक्लूजन मिल गई। वुमेन्स मूवमेंट, छोटा सा डायग्राम, काम हो गया। अर्बनाइजेशन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, पॉजिटिव नेगेटिव, ग्लोबलाइजेशन। अब इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, एग्रीकल्चर के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, फैमिली एंड मैरिज के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, अकल्चरेशन, इतने ज़रूरत होती नहीं, मैंने लिख ली। यूथ के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, ट्राइबल्स और एल्डरलीज के ऊपर, बस हो गया सोसाइटी, इतना क्या सोचना। अब देखो बाकी आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी बचा है, इसके लिए चाहिए होगी डिटेल, वो कल मिलते हैं, ठीक है। वो भी रिकॉर्डेड है, इसके बाद मतलब मैं अभी रिकॉर्ड कर लूँगा एंड आई विल अपलोड इट। सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय एंड साइनिंग ऑफ योर को होस्ट, बाय।